नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक कृष्ण द्विवेदी और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में पास होना है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि एग्जाम में जो ये कॉपी मिलती है और जो ये पेपर मिलता है इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कॉपी में लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालनी है, कौन सी पेन का प्रयोग करना है, कैसे सुंदर राइटिंग बनानी है। तो आज इस पर बात करेंगे। आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना, क्योंकि एग्जाम से पहले जब कोई चीज़ पता चल जाती है तो हम कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हैं, अपनी कॉपी लिख पाते हैं। तो आइए देखते हैं कॉपी कैसे लिखी जाती है और नंबर कैसे अच्छा मिलता है। बेटा ये पेपर है आपका और ये आपकी कॉपी है। यहाँ पे अनुक्रमांक होता है, जहाँ आप 0, 1, 2, 3 या 4 या जो भी आपका अनुक्रमांक है वो लिख देंगे। यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, इससे कि आपका पेपर न गायब हो जाए। वैसे पेपर सबका एक जैसा ही मिलता है वहाँ पर एक सेंटर पर। अब आपके पास एक कॉपी होगी, यहाँ पर तो मुहर वगैरह लगेगी, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगेगी। यहाँ आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होगा और यहाँ शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 लिखते हैं आप, तो यहाँ 1, 2 इस तरह से लिखा जाता है। या फिर हिंदी में आप लिख सकते हो 1, 2, 3, 4 जैसा भी लिखना चाहो। विषय का नाम लिख दोगे, प्रश्न पत्र कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, वो लिख दोगे। अब हिंदी है तो प्रथम ही होगा, प्रथम प्रश्न पत्र, और आपका हिंदी है तो आप यहाँ हिंदी लिख दोगे। ठीक है, हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र। उसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, केंद्र का नाम लिख दोगे। ये सारी चीज़ें भर जाएंगी। ये पहला पेज होता है सुंदर राइटिंग से भरना, जिससे जब कॉपी कोई चेक करने के लिए उठाए तो पहली इंप्रेशन थोड़ा अच्छा जाए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, ये बात भी यहाँ कही गई है। स्वयं ही भरें, किसी और से ना भरवाएं। अब पेपर को हम शुरू करते हैं। तो अगर आप पेपर को शुरू करें तो आपको सबसे पहले क्या मिलता है? बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको गद्य से आपके जुड़े होते हैं और 5 काव्य से जुड़े होते हैं, अर्थात गद्य का विकास और काव्य का विकास। इन गद्य और काव्य के विकास के 5 प्रश्नों को आप सॉल्व करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनका उत्तर तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन उसको जानना अनिवार्य यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर यह जानना है कि आप लिखेंगे कैसे। तो एक तो तरीका यह है कि आपने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 1, क, ख, ग, घ, ङ, एक एक 2-2 लाइन बीच में छोड़ दी, जिससे एक बढ़िया स्पेस बन गया और ये लग गया कि अगला प्रश्न है। कुछ बच्चे ऐसा भी लिखते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 ख, वैसा भी आप लिख सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर सफाई ऐसी ही होनी चाहिए। यहाँ पर आपके दोनों तरफ मार्जिन की लाइन खींची होनी चाहिए, खंड अ भी डाल दीजिएगा और पेज नंबर भी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखोगे। अब जो यहाँ पर प्रश्न है उनके सारे के उत्तर आप एक पेज में ही लिख दो, क्योंकि इससे क्या होता है, चीज़ें सुंदर लगती हैं कि हाँ एक पेज में एक क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ऐसे ही आप काव्य के लिए जाओगे तो काव्य में भी आपके 5 प्रश्न हैं, काव्य के 5 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद आपका गद्य खंड आ जाता है। बेटा गद्य खंड में आपके जो प्रश्न हैं वे कैसे होते हैं? गद्य खंड के प्रश्न आपके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये आपके यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है ना, 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, 2-2 नंबर का एक प्रश्न, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ही प्रश्न यहाँ होते हैं। रेखांकित अंश होता है, कुछ और चीज़ें होती हैं। अब इनको आप कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर 2 चीज़ें लिखने के लिए हैं। पहली चीज़ तो आपने प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी। दूसरा, संकेत जरूर लिखिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप पेपर में देखोगे तो अथवा करके 2 दिया हुआ है। अब एग्जामिनर को कैसे पता चले कि एग्जामिनर को बच्चे ने कौन सा लिखा है? वो क्वेश्चन के आंसर तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आप लिखते नहीं, डायरेक्टली आंसर लिखते हो, तो उसे खोजना पड़ेगा कि भाई किसका आंसर है किसका नहीं है। एग्जामिनर को खुश करने के लिए, उसकी सरलता के लिए आप क्या करोगे? संकेत लिख दोगे। संकेत में आपने जैसे यहाँ धरती माता डैश 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 अनमोल हो जाते हैं लिख दिया। अब उसे पता चल गया कि भैया कौन से पैराग्राफ को लिखा गया है। बाद के 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों को आपने लिख दिया। आप यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो, जो भी आपको उचित लगे। मार्जिन ऐसे ही रहे, इधर बराबर होना चाहिए। बाकी जो छोटी हेडिंग्स हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखोगे, और जो छोटी हेडिंग्स नहीं हैं, जो लंबी लाइनें हैं, उनको आप ब्लू पेन से लिखोगे। और जो 2 लाइनें एक प्रश्न की हैं उनके बीच गैप नहीं होगा, 2 प्रश्नों के बीच गैप होगा। तो जब आप इस तरह लिखते हो तो आपको यहाँ 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर आपको मिल जाता है। ये 5 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, उसके बाद 5 नंबर आपको इधर मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको, अगर आप इस तरह से लिखते हो, प्रश्न स्पष्ट हैं, बिल्कुल खोज करके अच्छे से लिखा गया है, पाठ का नाम, शीर्षक का नाम स्पष्ट है, तो नंबर काटने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि राइटिंग पे बहुत नंबर अब कटता नहीं है। तो आपको यहाँ पर 10 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। हर प्रश्न के 2-2 नंबर आपको मिलने हैं, और वो अनिवार्यतः मिलते ही हैं। इसी प्रकार अब क्योंकि मैंने अथवा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, क्योंकि यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, इसमें ये किससे संबंधित है? अब आप पेपर में देखोगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 पद्यांश से संबंधित है। एक बहुत बड़ी चीज़, इसमें भी 10 नंबर का है, इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, ये भी 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, अब यहाँ भी संकेत लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अथवा में होता है। अब एग्जामिनर को थोड़ा खुश करो। क्यों खुश करो? क्योंकि वो नंबर दे रहा है।
कई बार मनुष्य है, क्रोध में होता है तो अच्छी कॉपियों को भी खराब नंबर दे देता है, तो उसके लिए काम आसान बना दो, खुश हो जाएगा। तुमने संकेत में लिख दिया निरख सखी अश्रु भर लाई, अब उसे पता चलेगा कि इस बच्चे ने ये वाला पद्यांश किया है, अब वो खुश हो जाएगा, वो प्रश्न के तुम्हें सही नंबर दे देगा। थोड़ी राइटिंग इधर उधर है तो भी तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक एक लाइन के उत्तर होते हैं। जब उत्तर 10-10, 15-15 लाइनों के होते हैं तब राइटिंग के एक आध नंबर कटते हैं, ज़्यादा नहीं कटते। ठीक है, तो 10 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा बेटा। अब मैंने यहाँ पर दोनों जो दिए हुए हैं उन दोनों को यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, तो आज की दुनिया विचित्र नवीन, तो आप इतना इधर लिख दो और लास्ट का यहाँ पर सिंधु एक समान इसको लिख दो, डैश 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 कर दो, तो उसे पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा है। अगला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां प्रश्न। ये किसका है? लेखक के साहित्यिक परिचय का। और दूसरा क्या है? ख वाला, ये क्या है? एक कवि के साहित्यिक परिचय का। तो लेखक में मैंने यहाँ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का चुना है। कैसे लिखना है? क्योंकि साहित्यिक परिचय पूछ रहा है तो साहित्यिक परिचय ज़्यादा प्रमुख है। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा सा संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, क्योंकि भाई लेखक के बारे में बताना ज़रूरी है। तो संक्षिप्त परिचय आपने इस तरह से लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाली, यहाँ से लिख दिया। ये आपका 30 से 40 वर्ड्स का हो गया और ये आपका 40 से 50 वर्ड्स का हो गया। तो आपने 80 वर्ड्स में अपने साहित्यिक परिचय को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द सीमा 80 है, आपका हो गया। तो जब इस तरह से आप साफ लिखोगे, पूरा एक ही पेज में लिखा होगा, तो वो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि वो आपको 5 नंबर ना दे। कोई आपका शत्रु नहीं है, सब आपको प्रेम करते हैं, आपकी ज्ञान को प्रेम करते हैं। वो आपको ज्ञान को चेक करेगा, आपका नाम वहाँ पर नहीं होता, तो इससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती टीचर्स की कि आपका नंबर काटें। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को चुना। अब जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, भाषा, लेखन शैली, प्रमुख रचनाएं, साहित्यकाल। आप किताब में भी देखोगे तो जो हर पेज पर स्टार्टिंग जहाँ से चैप्टर की होती है वहाँ एक संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ है, तो वो हर एक कवि का तैयार कर लो, जिसका भी आएगा उसका लिख देना। साहित्यिक परिचय में साहित्य में क्या योगदान दिया इसके बारे में बात हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको फिर से 5 नंबर मिल गए। कितना सुंदर है कि आप आराम से लिखो, साफ लिखो, टीचर को समझ में आए, उसके लिए आसानी हो, तो आपको नंबर मिलते जाएंगे। छठा प्रश्न का आपका कहानी का होता है। कहानी जो आपके सिलेबस में 4 कहानियां हैं उनका छठा प्रश्न होता है। पंचलाइट ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश या बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अब देखो, इनमें से कोई एक लिखना है। मैंने बहादुर कहानी का उद्देश्य चुना है। आपने इसको बहुत सुंदर तरीके से लिख दिया। पैराग्राफ कहाँ अलग हो रहे हैं, दूसरा पैराग्राफ वहीं से शुरू होना चाहिए, ज़्यादा दूर से नहीं होना चाहिए। कोई राइटिंग में ज़्यादा इधर बढ़ा के नहीं लिखना, ज़्यादा इधर बढ़ा के नहीं लिखना, बिल्कुल बराबर लिखा हुआ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इस तरह आप खूबसूरत तरीके से लिखोगे। आपके ये बिल्कुल 80 शब्द हैं, आपको गिनना है तो आप गिन सकते हो। एक लाइन में माना जाता है अमूमन 7 से 8 शब्द होते हैं। आप लाइनें गिन लो, इसको कोई नहीं गिनता, आप लाइनें गिन सकते हो और इसको भी संतुष्ट हो सकते हो अपने स्तर पर। ठीक है, तो आपको इसके भी 5 नंबर मिल ही जाएंगे। कोई नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा क्योंकि आपकी राइटिंग खराब नहीं है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7 आती है, जो कि स्वपठित खंड काव्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्वपठित खंड काव्य पर आधारित है। हर जिले के लिए ये अलग अलग है स्वपठित खंड काव्य आपका। मैंने आलोक वृत्त चुना है। आलोक वृत्त महात्मा गांधी पर आधारित है। मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था है महात्मा गांधी में, स्वतंत्रता के प्रति ललक है, मातृ प्रति भक्त हैं, राष्ट्र प्रेम है। इसको लिखने के लिए देखो, हेडिंग आप काली स्केच से डालो और 2-3 लाइनों का प्रयोग जरूर करो खंड काव्य से, क्योंकि खंड काव्य से लाइनों का प्रयोग नहीं करोगे तो टीचर को लगेगा तुमने पढ़ा नहीं है, छाप दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइनें, और ये लाइनें किससे लिखो? ये ब्लैक स्केच से लिखो और इनको ब्रैकेट में कर दो या बाहर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से सुंदर आप लिखोगे, सारी हेडिंग्स हों, हेडिंग्स के बाद ठीक से पैराग्राफ मैनेज किया गया हो, उसके साथ कुछ उदाहरण भी हों, और यहाँ पर उदाहरण है, यहाँ पर उदाहरण है। इन्हीं उदाहरणों का तो नंबर मिलता है और ये 5 नंबर का है। तो आपका 80 शब्दों में 80 शब्द, 85 शब्द, 90 शब्द, 100 शब्द कर लो, ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये आपके सब सही कहे जाएंगे, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ये बहुत मैनेज्ड वे में लिखा हुआ है। अगला आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8 है बेटा। अब देखो, यहाँ मैंने जानबूझकर इसे काटा, ये गलती आपको नहीं करनी है, काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ भी आपको संकेत लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे संस्कृत वाले में कि अथवा करके दिया हुआ है, तो आप जब संकेत लिख देंगे तो उसे पता चल जाएगा कि आपने कौन सा सॉल्व किया है। मान लो कभी आपसे गलती हो गई कि पहले आपने अनुवाद कर दिया, तो बाद में आप संदर्भ लिख दो, संदर्भ छोड़ना नहीं है। देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 + 5, तो 5 नंबर तो आपकी व्याख्या का है, 2 नंबर संदर्भ का है। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना। ठीक है, तो इसमें आपको 7 नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे, 2 नंबर इसके, 5 नंबर इसके, ये पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही दूसरा वाला भी है, दूसरे वाले की भी व्याख्या मैंने कर दी है, इसको भी आपको संकेत पहले लिख देना है। ऐसे ही आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे और इसके 5 नंबर मिल जाएंगे, आपके टोटल यहाँ 7 हो जाएंगे। आगे बढ़िए, तो आपको यहाँ पर पद्यांश मिलेगा, संस्कृत का श्लोक, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी। इसमें भी संकेत लिखिए, फिर संदर्भ लिखिए, और यहाँ पर वो सही करके 2 नंबर दे देगा। अनुवाद लिख दीजिए, यहाँ पर सही करके 2 नंबर दे देगा। बच्चे पूछते हैं सर अनुवाद तो 4 लाइन का होता है, क्या उससे 7 नंबर पूरे मिल जाएंगे? हाँ बेटा, पूरे नंबर मिल जाएंगे,
जाएंगे, क्योंकि वो उसी लिए निर्धारित किया गया है। अब श्लोक की व्याख्या आप 10 पन्ने में नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आपका लोकोक्ति। एक का अर्थ, किसी एक लोकोक्ति का आपको अर्थ लिखना है और अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग। तो 1 नंबर तो आपके अर्थ का है, 1 नंबर आपके वाक्य प्रयोग का है। जैसे यहाँ मैंने सारे कर दिए हैं, बट आप कोई एक करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, एक आप यहाँ पर लोकोक्ति लिखोगे, उसका अर्थ लिखोगे, उसका वाक्य में प्रयोग कर दोगे, ठीक है। इस तरह आपको ये 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका अपठित गद्यांश का है। आपको पता है अपठित गद्यांश अर्थात जो आपने न पढ़ा हो, जो आपके सिलेबस से ना हो, उससे एक गद्यांश आएगा और ये आपको 5 नंबर का आएगा। 3 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के, 1 नंबर का। इसमें दिए हुए प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। इसी प्रकार ये 2 आएंगे अथवा करके। यहाँ पर 3 प्रश्न है, तो चाहे आप पहला वाला करो चाहे दूसरा वाला। मेरी राय है कि आप पहले पढ़ो, जो आपको सरल लगे, ज़्यादा समझ में आए उसको करो। बाकी इसका उत्तर इसी प्रकार लिखा जाएगा जैसे आपने गद्यांश वाले का स्टार्टिंग में लिखा था। 1 2 3 डाल दो, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो। एक बात और, अगर आपका नया प्रश्न है तो वो नए पेज से ही शुरू होना चाहिए, पुराने पेज से नहीं शुरू होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आपको यहाँ भी 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 11 है। यहाँ शब्द युग्मों की बात है, ये तुम्हें पता है। अविराम अभिराम, बिना रोक के और सुंदर भी हो सकता है, सुंदर और आकर्षक भी हो सकता है। स्वर्ण और सवर्ण, सोना और उच्च जाति या अच्छा रंग, कुछ भी आप कर दो, ठीक है। सोना और उच्च जाति भी हो सकता है, सोना और अच्छा रंग दोनों दे रहा है, तो मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है। पेपर में दोनों साथ में नहीं आते, कई बार चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, खा वाला, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, कर्ण, काल, अर्क। तो यहाँ पर मैं तीनों का लिख दिया है। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 अर्थ लिखने हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रहे, मैंने कहा कि प्रश्नोत्तर को नए प्रश्न से पेज से शुरू करना है, लेकिन अगर प्रश्नोत्तर उसी भाग का है तो आप उसी पेज से शुरू कर सकते हो। गा वाला क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो जीता ना जा सके, अजय, और रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी चीज़ें लिख दी गई हैं। इसी प्रकार आपको एक प्रश्न मिलता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि इन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें से कोई 2 वाक्य आपको शुद्ध करके लिख देने हैं, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, और आपको यहाँ भी 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 2 नंबर मिल जाएंगे। ये मैंने चारों कर दिए हैं, आपको 4 नहीं करने, आपको केवल 2 करने हैं। अब आगे आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पर, काव्य सौंदर्य के स्वरूप पर। काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में वीर रस, श्रृंगार रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखना है। लक्षण मतलब परिभाषा, तो केवल एक का लिखना है, चाहे इसका चाहे इसका। श्लेष अलंकार में उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो एक परिभाषा हो जाएगी, 1 नंबर उदाहरण का हो जाएगा। दोहा छंद का भी वही है, एक परिभाषा 1 का उदाहरण, तो 2 नंबर के सारे हो जाएंगे। कैसे लिखना है? यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दोगे। मैंने दोनों लिख दिया है, ठीक है, मैंने दोनों लिख दिया है। ये आपकी परिभाषा है और ये आपका उदाहरण है। 1 नंबर आपको परिभाषा का मिल गया, 1 नंबर आपको उदाहरण का। ऐसे ही श्लेष अलंकार भी मैंने कर दिया है, तो 1 नंबर आपको परिभाषा का, 1 नंबर आपको उदाहरण का मिल जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, इसमें क्या ही कटेगा, लेकिन आपको दोनों लिखना है, 1 नंबर परिभाषा, 1 नंबर उदाहरण। यहाँ पे आपको, अगर आपको लगता है कि बहुत कठिन दोहा आपने लिख दिया है, तो आपको गणना भी मात्रा की लिख देनी है। और उसके बाद बेटा हमारा सेकेंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा पत्र का। सफाई के लिए पत्र होता है, पुस्तकालय की समस्या के निराकरण हेतु पत्र है। मैंने इसी पर फोकस किया, पुस्तकालय की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेवा में हो, पद का नाम हो, पता हो, ठीक है, एक सम्मानित सम्मान सूचक शब्द हो। यहाँ दिन का परीक्षा का दिन हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप इस तरह लिखते हो तो पत्र बहुत बड़ा है और बहुत साफ तरीके से लिखा गया है, तो आपको 2 नंबर तो आपके हेडिंग के मिल जाते हैं, यानी आपके पैटर्न के मिल जाते हैं, और 4 नंबर आपको पूरे आपके निबंध की बॉडी के लिए मिल जाते हैं, टेक्स्ट के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बात करें तो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 9 नंबर आपका, 14 नंबर का क्वेश्चन कि अपनी भाषा शैली में एक निबंध। अपनी भाषा शैली मतलब जिस भाषा में तुम सोचते हो, तुम बात करते हो, तुम समाज को जिस भाषा में देखते हो, और उसमें लिखना, कोशिश करना लिखने की, क्योंकि उस भाषा में जब लिखोगे ना बहुत सुंदर निखर के आएगा। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, यही तुम्हें टॉपर बनाता है, यही तुम्हें सब कुछ करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करके देता है। क्योंकि जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो गुरुजी उसको बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। मैंने भारतीय किसानों की समस्या को चुना। क्यों चुना तुम्हारे लिए भारतीय किसानों की समस्या? क्योंकि हमें पता है कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम किसानों के परिवार के लोग हैं, हम जानते हैं कि किसानों की क्या समस्याएं होती हैं। अपनी भाषा शैली में उन समस्याओं को अच्छे से लिख सकते हैं। ध्यान रहे, हेडिंग जरूर हो, सारी हेडिंग ब्लैक स्केच से हो, अंडरलाइन हो, सारी हेडिंग ब्लैक स्केच से हो, अंडरलाइन हो।
सारी हेडिंग ब्लैक के इसके से हो, अंडरलाइन हो। तुम कोई भी कॉपी अपनी उठा के देख लो, जो चीज़ें तुमने अंडरलाइन करके रखी होंगी ना, कॉपी खोलते ही सबसे पहले वही देखोगे, ठीक है। अच्छा हो कि तुम यहाँ पहले रूपरेखा भी लिख दो, रूपरेखा भी लिख दो, और इन सारी हेडिंग्स को रूपरेखा के अंदर बुलेट फॉर्म में लिख दो पहले से, जिससे एग्जामिनर जैसे ही तुम्हारी कॉपी उठाए उसे दिख जाए कि बच्चे ने अंदर किस किस हेडिंग में लिखा है, जिससे वो पहले ही कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि बच्चे को ये टॉपिक आता है। और ऐसे टॉपिक चुनो जो तुम्हारे जीवन में महत्व रखते हो, जैसे खेल के बारे में लिखो, खेल का जीवन में क्या महत्व है। अब नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाओं पर मत लिखना, नहीं तो नंबर काट लेगा वो। क्यों काट लेगा? मुझे पता है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है ज़्यादा, वो रिसर्च का विषय है। उसके बारे में लिखो जो तुम्हारे घर का मामला है, और तुम्हारे घर का मामला है किसानी, तुम्हारे घर का मामला है खेल, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, इस पर लिखने से बचना, ठीक है। प्रदूषण पर लिखना, पर्यावरण पर लिखने से बचना, क्योंकि ये बड़ा विषय हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इस पर तुमसे बेहतर कौन लिख सकता है? तुम विद्यार्थी हो। और जब तुम इस तरह लिखोगे सुंदर तरीके से हेडिंग बना के, तो बहुत करेगा तो क्या करेगा? बहुत करेगा तो मैं कहता हूँ 9 नंबर का है, बहुत करेगा बेटा तुमको 8 नंबर दे देगा। 1 नंबर काट लिया, मान लो उसने 1 नंबर काट लिया। खैर, अगर मैं कॉपी चेक करा होता तो मैं तो 9 नंबर देता। मैं एक ऐसे एग्जामिनर को अपने दिमाग में सोच रहा हूँ जो 1 नंबर काट ले, 8 नंबर दे दे। कोई बात नहीं, यहाँ पर पूरा हुआ, यहाँ पर एक बार रोल नंबर लिख दो, यहाँ पर भी कॉपी के लास्ट में यहाँ भी एक बार रोल नंबर लिख दो, ठीक है। यहाँ पर ज़रूर लिखना, रोल नंबर जरूर लिखना यहाँ पर, चाहे 2 बार लिखो, जरूर लिखो उसको, और ब्लैक स्केच से लिख दो। यहाँ पर हर जगह कॉपी में, जब यहाँ पर छोटा सा PTO जरूर लिख दो, प्लीज़ टर्नओवर, अर्थात कॉपी पलटें। जहाँ तक लिखो वहीं PTO लिखो, या नहीं कि ये पन्ना बच गया तो यहाँ भी PTO लिख रहे हो। यहाँ PTO करके क्या करेगा वो, इसको पलट के क्या करेगा, तो यहाँ तक आप लिखोगे तो सुंदर से आपकी कॉपी लिख गई और आपको पूरे नंबर भी मिल गए। 1 नंबर काट लिया है, कोई बात नहीं, काट लेने दो, मास्टर है, काट लिया होगा तो 100 में 99 मार्क्स मिल गए तुमको। कितने मिल गए? 100 में 99। कितना सुंदर लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और हिंदी की कॉपी है तो राइटिंग पर विशेष ध्यान देना, सफाई पर विशेष ध्यान देना, काट पीट कम करना, और अच्छे शब्द बनाना, सुंदर शब्द बनाना, घसीटना मत, बहुत ज़्यादा घींचना मत। जो नहीं आता है उसको अपने क्रिएटिव सेंस से करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको बहुत फ़ायदा करेंगी और इस वर्ष तुम टॉपर बनोगे, क्योंकि इस बार तुम्हारे पास मार्गदर्शन हमारा है, उत्तर प्रदेश बोर्ड की सबसे बड़ी टीम का मार्गदर्शन है। तो बच्चों, कॉपी हो गई, हमने देखा हमें 99 मार्क्स मिल गए। 1 नंबर एग्जामिनर ने काट लिया, काट लेने दो, 1 नंबर है, बड़ी बात नहीं है। 99 बहुत बड़ी चीज़ है। हिंदी की कॉपी में सफाई पर विशेष ध्यान देना, काट पीट कम करना, और बहुत सुंदर शब्द बनाना। घसा पीटी मत करना कि बिल्कुल हाथ चला। मेरी राइटिंग वाली वीडियो देखना, कैसे हैंड राइटिंग अच्छी बनानी है, तो जान जाओगे। ये कॉपी कैसी देखी तुमने, उसी तरह तुम अपने बोर्ड की कॉपी लिखोगे, बहुत अच्छे से लिखोगे, और टॉपर तो इस बार बनना ही है, ज़रूर बनना है। यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी टीम तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ऋषि सर तुम्हें हिंदी में 100% अंक दिलाने का वचन ले चुके हैं और ये वादा निभाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्लासेस आपकी आती रहेंगी, और कॉपी देखकर सीखिए कैसे कॉपी लिखते हैं। धन्यवाद।